आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट। बड़ी खबर ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में है और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश जी, हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी, उत्तराखंड से हमारे साथ महेश जी हैं, जो कि आज की तमाम बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि आज राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ खास है, क्या कुछ सुर्खियों में बना हुआ है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खबर सामने आ रही है कि बाइडेन जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसको लेके तमाम और क्या अपडेट सामने आ रही है, जानेंगे एडिटर सूरज जी से। बिल्कुल निशा, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दूसरे सरगर्मियां लगातार देखी जा रही थी। उस डिबेट में जो बाइडेन की जो स्थिति थी, वो उनकी सत्तावधि के साथ ही उनकी सेहत को लेकर काम करने की बात आ रही थी। फिर बाद में ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था, तो ये लगातार सरगर्मियां बनी हुई। इस बीच में ये बात चल रही थी कि जो बाइडेन का नाम वापस लेने की बातें सामने आ गई। कम्युनिस्ट की पार्टी की ओर से लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि जो बाइडेन अपना नाम वापस ले लें, क्योंकि दूसरे और लोगों की बात सामने आ रही थी और प्रत्याशी बदलने की बात सामने आई थी। क्योंकि जिस सर्वे आया था, उस सर्वे में राष्ट्रपति जो बाइडेन के बने रहने के कारण एक करारी हार की बात कही जा रही थी। और अब जैसा कि बीच में देखे गए कि उनको तीसरी बार कोरोना भी हो गया था। इसके चलते अब उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और राष्ट्रपति की रेस में पहली बार नाम सामने आया, वो है कमला हैरिस का नाम। 1968 के बाद ये पहला मौका है और पहले राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जिन्होंने चुनाव की दौड़ से अपना नाम वापस लिया है। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था कि किंग मेकर ओबामा को कहा जा रहा है। ओबामा ने नसीहत दी थी कि जो बाइडेन यदि मैदान छोड़ देते हैं तो हालात बदल सकते हैं। यहाँ एक बात सामने है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के किंग मेकर बनकर सामने आए हैं और ओबामा ने 19 जुलाई को बाइडेन को रेस से हटने की नसीहत दी थी। और इसके बाद जो बाइडेन लगभग तय हो गया था, ओबामा की पकड़ मजबूत साबित हुई है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने 20 जुलाई को बाइडेन के प्रति मत जताया था। लेकिन बाइडेन के हटने के बाद अब बिल क्लिंटन और हिलेरी और कमला का समर्थन उन्होंने बता दिया है। जिस तरह से ये तमाम तरह के सियासी समीकरण वहाँ सामने आ रहे हैं, क्योंकि नवंबर में वहाँ चुनाव होना है। मतदान से कुछ 6 दिन पहले बाइडेन ने हटने की घोषणा कर दी है। जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनका नाम राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के रूप में बढ़ाते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी में सबसे दावेदार कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली भारतीय होंगी। पहली महिला होंगी जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ेंगी। दूसरी तरफ देखें कि मानसून का सत्र जो है वो संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। उससे पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई है, सर्वदलीय बैठक में तमाम तरह की बातें सामने आई, क्योंकि नीट और यूपीएससी का मामला उसमें सामने आया है। दुकानों पर नाम लिखने का मुद्दा सामने आया है। तो कई तरह के मुद्दों पर कल चर्चा हुई है बैठक में। और सत्र के दौरान सत्ता और विपक्षों में टकराव की स्थिति का गतिरोध न हो, टकराव न हो, इस कारण से बैठक बुलाई गई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी सहित 44 दल शामिल हुए थे और केंद्रीय मंत्रियों सहित 35 नेता मौजूद रहे हैं। हालांकि पिछली परंपरा को चलते हुए सरकार ने एक सांसद वाली पार्टी को भी आमंत्रित किया था। हालांकि बैठक में तृणमूल का कोई सदस्य शामिल नहीं हो पाया और लगभग 3 घंटे सर्वदलीय बैठक चली। इसमें जनता दल ने बिहार, बीजेपी ने उड़ीसा और गायकहार कांग्रेस ने तो विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग रखी है। कांग्रेस, डीएमके और आम आदमी पार्टी से कई विपक्षी दलों ने भी अपनी मांगे रखी। हालांकि बैठक में विपक्ष के तेवर से साफ झलक दिखी है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिक का नाम लिखने का जो आदेश है, वह सत्र के पहले दिन ही जो
तरकाह के नियमों के अनुसार होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह की तमाम बातें कल बैठक जो थी उस बैठक में सामने आई हैं। जी। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है जो नीट पेपर मामला था। हालांकि सरकार ने इस मामले में कहा है कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है, बिल्कुल। लेकिन 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और उनके भविष्य पर आज सुनवाई होने वाली है। जी। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि बांग्लादेश में जिस तरह से आरक्षण का जो मुद्दा गरमाया हुआ, इस मुद्दे में को लेकर के अब तक 151 लोगों की जान जा चुकी है। बांग्लादेश में कर्फ्यू जारी है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, इंटरनेट सेवाओं पर लगाम लगा दी गई है और आरक्षण को जारी हिंसक आंदोलन में 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। के लिए कल राहत दी गई थी, उसके बावजूद अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। उसके बाद उसके भी सुप्रीम कोर्ट ने विवादित मुक्ति योद्धा मोर्चा योद्धा आरक्षण मुखौटा ही खत्म कर दिया है, क्योंकि यह आंदोलन इस मामले को लेकर शुरू हुआ था और 1970 के बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने, जिसमें मुक्ति योद्धा के परिजनों को नौकरियों में 30% कोटा या आरक्षण की जो बात कही, तो उसी के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था और बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला अवैध था। अब 5% सरकारी नौकरियां स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के परिजनों के लिए और 2% अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित रहेंगी। कोर्ट ने इस आदेश के बाद कुल आरक्षण 56% से घटा करके अब जो है 7% रह गया है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि अमित शाह जिस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन था और वहां अमित शाह पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर जिस तरह से विपक्ष पर हमला बोला है, उन्होंने कहा है कि शरद पवार को देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना और उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता बताया। तो उनका यह बयान भी लगातार चर्चा में रहा है। एक आखिरी खबर की बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से बात की जा रही थी नूह में, पिछली बार देखा गया था कि नूह दंगे हुए थे और नूह में फिर से ब्रजमंडल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और वह आज वह यात्रा है और पिछली बार जैसी कोई स्थिति निर्मित न हो उसके लिए 1200 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं और यहाँ पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा आज निकाली जा रही है। इसे देखते हुए नूह में कल शाम को 6 बजे से आज शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बल की वहां तैनाती की गई है। एडीजी सीआई और जो नूह डीसी ने रिपोर्ट दी थी कि यात्रा के दौरान तनाव की वजह से नुकसान हो सकता है, इस कारण से कदम उठाए गए। जी निशा। जी बिल्कुल, और तमाम मध्य प्रदेश की अपडेट ले लेंगे। मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास है, क्या कुछ आज सुर्खियों में है, हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश जी हैं। राजेश जी, तमाम मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास है, दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा, तमाम ऐसी खबरें हैं जो समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी हैं। अगर हम मंत्री रामनिवास रावत की बात करें तो 13 दिन के इंतजार के बाद उनको विभाग आवंटित कर दिया गया है। उन्हें वन और पर्यावरण विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अभी तक अगर हम वन पर्यावरण विभाग की बात करें तो ये विभाग जो नागर सिंह चौहान के पास में था और अब नागर सिंह चौहान का जो विभाग है वो भी अब बदल दिया गया है। उनको उनके पास में अब अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है। 8 जुलाई को रामनिवास रावत ने जिस तरह से पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और तभी से ये माना जा रहा था कि शायद एक और विस्तार डॉक्टर मोहन यादव सरकार में देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। और लेकिन अब बात की जाए जो कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए और मंत्री बने, तो ऐसे 5 चेहरे हो चुके हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है। यानी यह कह सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में 5 ऐसे मंत्री हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं। चाहे तुलसी सिलावट की हम बात करें, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात करें या फिर हम ऐंदल सिंह कसाना की बात करें और अब रामनिवास रावत का भी नाम इसमें जुड़ गया है। लेकिन अभी भी चर्चा है कि एक और मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है जिसमें जो कमलेश शाह है, अमरवाड़ा सीट से जीत कर आए हैं, या जो 2-3 नाम और जो वरिष्ठता के हिसाब से जिनके नाम चल रहे हैं, तो एक विस्तार और देखने को मिल सकता है, इसकी भी चर्चा है। दूसरी तरफ कांग्रेस में लगातार संगठन में कसावट को लेकर, संगठन के विस्तार को लेकर जो बैठकों का दौर चल रहा है, रविवार को जिस तरह से होशंगाबाद संभाग की बैठक हुई और आज भोपाल संभाग की बैठक पीसीसी में हो रही है, जिसमें भोपाल संभाग के जो जिला अध्यक्ष हैं या जो ब्लॉक
प्रभारी है, इसके साथ जो लोकसभा उम्मीदवार रहे या जो इस संभाग के जो पदाधिकारी है वो शामिल हो रहे हैं और जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ये बैठक ले रहे हैं। कुल मिलाकर अब जिस तरह से कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का इंतजार है और उसके बीच में जीतू पटवारी लगातार अलग अलग संभागों की बैठक कर जो पदाधिकारी हैं उनसे भरपूर चर्चा कर रहे हैं और आगामी समय में जो टास्क है अभी जो उपचुनाव होना है, कई विधानसभा में वही उपचुनाव होना है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो अपनी तैयारी में है। बिल्कुल। एक खबर और जो भोजशाला से जुड़ी हुई है, भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट पर 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट है जो सुनवाई करेगा। भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने के बाद बिंदु जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आवेदन पेश कर दिया है। इसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर अग्रिम आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को जारी रखने के आदेश दिए थे, लेकिन सर्वे रिपोर्ट आने के बाद किसी तरह का फैसला नहीं लेने की बात कही गई थी। 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। हिंदू फ्रंट हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के जो अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन और विनय जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में उल्लेख किया है इसका। दूसरी तरफ इधर हाई कोर्ट में सर्वे जो रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद आज इसकी सुनवाई होगी। एएसआई की ओर से 15 जुलाई को रिपोर्ट पेश कर दी गई थी। वहीं जैन समाज ने भी भोजशाला पर दावा किया है। भोजशाला में जो कालांतर में जैन गुरुकुल होने की बात याचिका में कही गई है, तो भोजशाला से जुड़ी हुई ये अहम खबर है। जी बिल्कुल, तमाम छत्तीसगढ़ की अपडेट ले लेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास है, क्या कुछ सुर्खियों में है, हमारे साथ सुनील जी हैं। सुनील जी, छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास है, दर्शकों के साथ साझा करें। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है सुनील जी, आपकी आवाज शायद म्यूट है। जी सुनील जी, आपकी आवाज शायद म्यूट है, आप अनम्यूट करिए। उत्तर प्रदेश की अपडेट ले लेंगे। उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास है, क्या कुछ सुर्खियों में। लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ ज्ञानेश जी है। ज्ञानेश जी, तमाम उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास है, दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम क्या होती है कि लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर बात है, चाहे वो के सहयोगी दल हो, वो भी लगातार हमला हो और पार्टी के विधायक भी अब कहीं मुंह खोलने लगे और इसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं काम करे। हालत की बात तो यह है कि पूर्व विधायक द्वारा लगातार सरकार की आलोचना करना, अनुशासनहीनता किए जाने के बाद भी संगठन की कहीं कोई शक्ति नजर नहीं आती। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद में सबसे पहले जो सहयोगी अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण के नाम पर पत्र लिखकर सरकार पर हमला बोला और सरकार के जवाब में उसे टाइट कर दी। तो उन्होंने मिर्जापुर में टोल प्लाजा को लेकर पत्र लिखा था और बात कही यही नहीं रुके, शिक्षकों की हाजिरी को लेकर विपक्षी दल हमला और करते, लेकिन हाजिरी को लेकर खुद पार्टी के कई नेता विधायकों ने पत्र लिखा और संजय निषाद को आरोप लगा ही रहे। अब उनके बेटे सरवन निषाद ने भी चोरी चोरा पुलिस को दे रहा है। और बता दूं कि गोरखपुर, फैजाबाद, स्नातक, देवानी से भाजपा एमएलसी शिक्षक हाजिरी पर पत्र लिखा था। वहीं जौनपुर से भाजपा विधायक मनीष चंद्र और पूर्व मंत्री मोती सिंह ने पुलिस प्रशासन पर लोगों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए हमला। यह बात जरूर है कि खुद पूर्व मंत्री मोदी सिंह पर उनके विरोधी प्रतापगढ़ में मंत्री पद पर रहते हुए पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग करने की चर्चाएं करते। बिल्कुल, बात यही नहीं रुकी। कैपियरगंज से भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह ने गोरखपुर पुलिस प्रशासन पर अपनी हत्या की साजिश के मामले में ढिलाई बरतने के आरोप। तो जो दिग्गज भाजपा में शामिल हुए नारद राय ने भी बलिया में कार्यकर्ता प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया और बता दूं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ने यह कहा कि विधायक अपने काम पर ध्यान दीजिए। और बता दूं कि हालांकि मैंने जो किन्नर समाज की महिला सोनम किन्नर से इंटरव्यू किया
तो सोनम ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया, त्याग पत्र दे दिया। बिल्कुल। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी में कोई सुनवाई नहीं होती। जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे, पार्टी से बड़ा संगठन, यही मैं भी कह रही हूँ, मैं उनके साथ में हूँ। और जो हमारे समाज का पैसा आया है, किन्नर समाज का, उन लोग अधिकारियों ने मिलकर बंदरबाट कर लिया है। और मैं उपाध्यक्ष के नाम की हूँ और अध्यक्ष कोई और है, मजे कोई और कर रहा है। चाहे वो गन्ना लेने की बात हो, चाहे प्रोटोकॉल लेने की बात हो, वो बिल्कुल। सब मैंने मेहनत करके लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे ही आवास का बिल भेज दिया गया 2 लाख रुपए। बिल्कुल। सपा सपा में अखिलेश यादव ने मुझे दिया था, उन्होंने 5 लाख रुपए का भेज दिया। तो उन्होंने कहा, जब मेरा प्रश्न था तो उन्होंने पूछा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ, या बिल्कुल। अमित शाह के साथ, मैं संगठन के साथ काम करूँ। जी। यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मैंने त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र नहीं मंजूर होता तो मैं संगठन के साथ चली जाऊंगी। बिल्कुल। तो इस तरीके के हजारों आरोप लगाए गए हैं निशा, जी। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, उन्हीं पर आरोप लगाए। बिल्कुल मैं ज्ञानेश जी। तमाम। आज जो है, जी। छत्तीसगढ़ की अपडेट ले लेंगे सुनील जी। छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास है, क्या कुछ सुर्खियों में दर्शकों के साथ साझा करें। सुनील जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सुनील जी, आप हेडफोन हटा के बात करें तो शायद आपकी आवाज हम तक पहुंचे। जी सुनील जी। सुनील जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम उत्तराखंड की अपडेट ले लेंगे। उत्तराखंड में क्या कुछ खास है, क्या कुछ सुर्खियों में है। हमारे साथ महेश जी हैं। महेश जी, उत्तराखंड में आज क्या कुछ सुर्खियों में है और जो अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण देने की घोषणा की है। बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि यदि इस पर जरूरत पड़ती है तो वे कानून भी बनाएंगे। तो साथ ही दूसरी एक दुखद खबर आई है। केदारनाथ जो पैदल पहाड़ी मार्ग था, वहां पर 9 यात्री पैदल जा रहे थे, तो उसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। तो साथ ही आपको बता दूं कि हरिद्वार के लिए दिल्ली से एक टैक्सी बुक की गई थी। उत्तर प्रदेश के उसमें चालक थे। उसके बीच में ही रुड़की के आसपास किन्हीं लोगों ने, जो लोग टैक्सी बुक करके आए थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी है। इस जी। वक्त खेत में उनका शव मिला है। जी। तो मैं बता दूं कि जो मानसून है उसे यहाँ पर यह ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगोत्री हाईवे पर भारी बारिश के कारण आवाजाही बंद हो गई है। निशा जी, एक सबसे बड़ी चौंकाने वाला सर्वे आया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक यदि बात की जाए तो लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के उत्पीड़न की जो शिकायतें हैं वो हैरत करने की है और बहुत ज्यादा मामले इस तरह के आ रहे हैं। आयोग भी इससे चिंतित नजर आ रहा है। तो वहीं रामदेव ने कहा है कि यदि रामदेव को रामदेव कहने में दिक्कत नहीं तो रहमान या अन्य किसी को अपना पहचान छिपाने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल। उन्होंने ये बयान तब दिया है जब प्रशासन ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो दुकानदार है, ढाबे वाला है, रेडी वाला है, वो अपनी पहचान बताए ताकि कोई भी किसी भी तरीके से शिव भक्त जो खाना खाता है, कुछ लेता है, वो अपनी मर्जी से ले, न कि वो किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करने पे। जी। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, काला ढूंगी मार्ग पर एक 2 युवक जा रहे थे स्कूटी से। एक स्कूटी फिसल जाने से एक की मृत्यु हो गई तो दूसरा घायल है। तो आपको बता दूं, कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार के अंदर लाखों लोगों ने सभी घाटों पर वहां पर डुबकी लगाई और अपने अपने गुरुओं को उन्होंने नमन किया। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, पहली बार नौका गांव वहां है। 10,500 फीट की ऊंचाई पर यह गांव बसा हुआ है। पहली बार यहाँ फोन की घंटी बजी है, जिससे वहां जो कैलाश जाने वाले यात्री हैं और वहां के जो सुरक्षा कर्मी हैं और साथ ही वहां के जो गांववासी हैं, ये संचार से जुड़ गए। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि वहां आज तक संचार की वजह से बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां होती थी, तो नीचे नहीं पता लगती थी। लगभग वहां से 28 किलोमीटर दूर सिग्नल थे, तो 28 किलोमीटर तक का वहां कोई सिग्नल नहीं होने के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जी। तो आपको बता दूं कि आवास विकास कॉलोनी ऋषिकेश में रात में पार्टी करने के दौरान युवकों ने वहां फायरिंग कर दी। जो हर्ष फायरिंग मानी जा रही है,
गार्ड ने देखा तो उन्होंने वहाँ 100 नंबर पर फोन किया, पुलिस आई, लेकिन अभी तक वो ट्रेस नहीं कर पाई है कि ये लोग कौन थे। लेकिन इस सब के दायरे में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी। आपको बता दूं कि अब बद्री केदार जो समिति है, 47 मंदिर परीक्षा जो अब मंदिरों की स्थिति है, 47 मंदिर अब बीकेटी के जिम्मे हो गए हैं। पहली बार उनके लिए आईटी संवर्ग बना दिया गया है। ये भी बीकेटी जो समिति है, जो अभी तक बद्री केदार देखती थी, अब ये 47 मंदिर और हैं जिनकी जिम्मेदारी अब उनके ऊपर होगी। यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी लेने से यहाँ यात्रियों को, जो श्रद्धालु हैं, उनको काफी आराम मिलेगा। तो मैं बता दूं कि बाबा अमरी गैंग, ये जो बहुत बड़ा देहरादून के अंदर एक गैंग था जिसने पहले भी धोखाधड़ी के मामले किए, इस बार फिर एक नया धोखाधड़ी का मामला आया है। 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का एक प्रकरण आया है, जो छुटमलपुर के एक व्यक्ति है, उनके साथ में ये उन्होंने धोखाधड़ी की है। राज्यपाल जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह, हरियाणा जैसे उनको हरियाणा ने अग्निवीरों को आरक्षण की बात को सही कहा है, तो उन्होंने कहा यहाँ उत्तराखंड में धामी जी का समर्थन किया है कि वह यदि अग्निवीरों को यहाँ पर आरक्षण देते हैं तो एक बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल। तो ये सकारात्मक खबरें काफी रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रदेश में राजीव नवोदय विद्यालय का अलग से कैडर बनाया गया है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है, शासन को भेज दिया गया है। अब प्रदेश की जितने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, पहले शिक्षकों की कमी बनी रहती थी, अब शायद इस बनने से भर्ती नियुक्ति पर भी ये अध्यापक आ सकते हैं। जी बिल्कुल। जी। निशा जी, मैं आपको बता दूं कि वन क्षेत्र में अवैध तरीके से जो कटाई है, अवैध तरीके से जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उसको लेकर के सरकार ने बड़ा, अपर प्रमुख वन संरक्षण निशांत शर्मा ने जो रिश्वत लेने का एक प्रकरण आया था, उसमें वन कर क्षेत्र के वन बीट अधिकारी को निलंबित कर दिया है। जी बिल्कुल। ये खबरें हैं। साथ ही आपको बता दूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, ईडी के इससे संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया बनमीत हुई 9 करोड़ 67 लाख रुपए की संपत्ति कल ईडी ने जब्त कर ली है, और ये देहरादून शाखा के 2 भाइयों की संपत्ति थी, जिसे कुर्क कर ली गई। जी बिल्कुल। जी महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम उत्तराखंड के जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास था, राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या कुछ खास था, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास था और उत्तराखंड में क्या कुछ खास था। हमारे मेहमानों ने सभी बड़ी अपडेट आप तक साझा की। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।